अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज समीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साफ़ी साहब। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तीसरी बार इजाफे ने जहां आवाम की चीखें निकलवा दी हैं, वहीं खान साहब भी मजबूर हो गए हैं आवाम को कॉल देने के। खान साहब ने फैसला किया कि इतवार के रोज़ मुल्क गिर एहतजाज होगा। वो कहते हैं कि अगर ये हुकूमत चलती रही तो पाकिस्तान को कमज़ोर कर जाएगी। अब इतवार के रोज़ खान साहब ने रात 10 बजे कौम से खिताब में अपने आइंदा का लाहे अमल देना है और उन्होंने कौम से अपील की है कि वो अपने अपने शहरों में पुरअमन तौर पर निकलें और एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। हमारा सवाल ये है कि लॉन्ग मार्च के बाद मुल्क गिर एहतजाज का फैसला कितना दुरुस्त है और हुकूमत को इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? या सब एक तो हुकूमत मुश्किल तरीन फ़ैसले ले रही है, वो कह रही है कि हमें तो इसकी सियासी कीमत चुकाना पड़ रही है। हुकूमत के मुश्किल फ़ैसलों से अवाम बहुत मुश्किल में आ गए हैं। इस पर खान साहब की एहतजाज की कॉल कितनी कारगर होगी और क्या ये फ़ैसला दुरुस्त है? लॉन्ग मार्च के बाद मुल्क गिर एहतजाज? नहीं, सियासत में है, अपोजिशन में है, आप निकाले के हैं तो एहतजाज तो आपको करना चाहिए। तो ये एहतजाज में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इससे कोई ये नतीजा अक्स कर ले कि वो कोई फैसला कौन एहतजाज होगा और वो हुकूमत के लिए ख़तरा बन जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक फ़ेज़ हमारी तारीख़ का ख़त्म हो चुका है, एक बाब जो है वो बंद हो चुका है। और ये जो कोalition, ये सारी सियासी पार्टीज़ का और पीछे जो इनके हथ रखे थे, इन्होंने जो मूव चलाई और आगे जो है ये नून लीग और फलाने फलाने को वो जो आगे लाए, तो वो फ़िलहाल वो कामयाब हो गया है। देखें ना कितने मुश्किल फ़ैसले आप जो कह रही हैं कि वो पेट्रोल के फलाने के ये है, घी वगैरह के, सवाए आपको शायद वो कोई डिस्काउंटेड स्टोर है जिससे वो सस्ता घी मिलता है, उसका मैं तो खुद मुतासरीन में बता दें। उससे आप कह रही थी कि सस्ता है, बाकी तो सारे के सारे वो हैं। लेकिन ये जो सारे इकदामात हैं ये कोalition और हथ रख के अब तक एब्जॉर्ब कर चुके हैं। अच्छा। कर गए हैं, कोई चैलेंज इतनी बड़ी नहीं हो रही। होना तो ये चाहिए था पाकिस्तान के तनाजुर में कि इतनी बिजली, वो जो है बिजली के भी रेट्स बड़े हैं, बिल्स अभी आएंगे जून के तो समझ आ जाएगी, और ये पेट्रोल का है तो यहाँ पे कोई बड़ा वसी पैमाने पे एहतजाज होता मुल्क में, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पेट्रोल पंप्स पे आप देख लें, वो सोशल मीडिया पे इजहार उसका हो रहा है, और जो हमारे हिस्से मिज़ा है और पंजाबियों की और बाकियों की भी, हमारे भाइयों के हिस्से मिज़ा बहुत तेज़ है, तो वो तरह तरह की आपको चीज़ें मिलेंगी। लेकिन पीटीआई जो था, वो जो गम व गुस्सा निकाले जाने के बाद था, पीटीआई ने कुछ अपने आप को जल्दी, और इमरान खान ने कुछ जल्दी एग्जॉस्ट कर लिया। अच्छा। वो अपने आप को ज़्यादा थका दिया। और मेरे ख्याल अब ये एक इत्तफाक राय है कि उनका जो फैसला था वो लॉन्ग मार्च का और इस्लामाबाद का, वो कोई थोड़ा जल्दी में किया गया था। वो जो कहते हैं तमाम प्रोज एंड कॉन्स, नफ़ा और जो नुकसान है, उसका सही तखमीना वो लगा नहीं सके थे उसका। लेकिन बात यह है कि ये कोalition और ये गवर्नमेंट कहीं जा नहीं रही। अच्छा। ये हमारे जो यहाँ पे कई दोस्त कहते हैं जी वो उनकी शायद तारें वो जो हैं डायरेक्ट पता नहीं कहाँ से हैं कि जी वो सितंबर में होगा, नहीं अक्टूबर में होगा, नवंबर में होगा। ये सारा कुछ इसलिए नहीं कर रहे कि इलेक्शन में जाएं और मार खाएं और फिर जो है कोई एक और यहाँ पे इंस्टेबिलिटी, गैर मुस्तहकम सूरत हाल मुल्क में पैदा हो। आप कह रहे हैं इंतखाब अपने मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे? अपने मुकर्ररा वक्त पे होगा, जिसका मतलब है पीटीआई के पास साल, सवा साल, 1.5 साल है जिसमें इनको बेसिक काम पे, बेसिक इंतज़ाम मुनज़्ज़म होने पे सर्व करना चाहिए। सिर्फ ये इन कॉल्स पे ना रहें कि मैं एतवार को कॉल दूंगा तो सारे आ जाएं। मतलब है कि आप तवक्कुल से काम ले रहे हैं ना। आपने लॉन्ग मार्च भी तवक्कुल से किया कि आ जाएं, मैं सबसे कह रहा हूं कि आ जाएं। तो ये था कि उनकी उम्मीद थी कि मर्दान से, चरसदा से, चकवाल से, जेलम से लोग खुद ब खुद ही आ जाएंगे और वो सैलाब की तरह वो आएगा और हर चीज़ ऐसी चीज़ नहीं है। पर जो सॉलिड ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारी तमाम सियासी पार्टीज़ की कमज़ोर है। लेकिन इमरान खान की एक बात है, पॉपुलर बैकिंग है, पॉपुलर सपोर्ट है, उसको मुनज़्ज़म करें, उसे अगले मार्के के लिए तैयार करें। ठीक। जिसका मतलब है हार्ड वर्क, आप हलकों में जाएं, लोगों से बातें करें। और ये जो लॉन्ग मार्च का असर इन पे पड़ा है, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन, थोड़ा सा सोच विचार में लग गए हैं जो इनके पीटीआई के और इमरान खान के मिजाज के सरासर खिलाफ है।
ठीक है। लेकिन मजबूरन इनको ये करना पड़ रहा है। जो एतवार की है, देखिए ना, लिबर्टी चौक बंद हो जाए और जो है बंद हो जाए, अच्छी चीज़ है, इजहार होना चाहिए, पीपल्स जो पीटीआई के लोग हैं बाहर आने चाहिए, पर वो शाम को एहतजाज होगा फिर ख़त्म हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि पेट्रोल स्टेशनों के बाहर और यहाँ से लेके ठोकर न्याज तक सारी सड़कें बंद हो जाएंगी। अच्छा। ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी। जैसे हमारी वो एक कौमी हमारी तबीयत है डिसऑर्गेनाइज्ड किस्म की, वो नारे शारे लग के ये और वो मीम शीम बना के और वो सेल्फीज बना के, यानी आप कह रहे हैं लोग आएंगे, एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, वापस घरों में चल जाएंगे। देख लिया है हुकूमत को इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? सलमान साहब, एहतजाज तो जमहूरी हक है, अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल आते हैं तो क्या हुकूमत अपने फैसले वापस लेने पर मजबूर होगी? ऐसा कोई एहतजाज हो सकता है? देखिए मरियम, एक बात जहाँ तक एहतजाज की है, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी महंगाई ज़्यादा, मसाइल ज़्यादा लोगों के से यकजहती के इजहार के लिए सड़कों पे आती है तो ये एक जमहूरी अमल का हिस्सा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बुनियादी सवाल ये है कि आखिर क्या वजह है कि हुकूमत से जाने वाले और हुकूमत से आने वाले दोनों महंगाई की बात कर रहे हैं। जो हुकूमत में आए हैं वो हुकूमत में आने से पहले महंगाई मार्च कर रहे थे और अब जो हुकूमत से जाने वाले हैं वो भी महंगाई मार्च कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें अपने नाज़रीन को ये बताना चाहिए कि वजह क्या है। देखिए, बात ये कि जिस IMF को बुनियाद बनाकर ये सारी महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत, पसमानदगी, अब एक दूसरे पे जो इल्ज़ाम तराशी है कि जी मुआहदा उन्होंने किया था, मेरा ख्याल ये बात तो समझने की ज़रूरत है कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ हमेशा IMF से अपोजिशन में इग्नोर करती नज़र आती है। कोई कहता है कि जी मैं इस पर ख़ुदकुशी को तरजीह दे लूँगा, और मुझे याद पड़ता है कि 1998 में इसी तरह की सूरत पैदा हुई थी। जब इसहाक डार साहब गए थे तो नवाज शरीफ साहब ने भी ऐसी शराइत के जवाब में उन्हें कहा था कि वापस आ जाओ, कोई ज़रूरत नहीं ऐसी शराइत मानने की। फिर हुकूमतें शराइत क्यों कर मानती हैं? ये IMF जो है ये लोन्स देती है हुकूमतों को, निकलवाती है आवाम से। तो बात यह कि इस बात को समझने की ज़रूरत है। जहाँ तक एहतजाज की कॉल का जिक्र है कि वो किस हद तक कारगर होगी, तो आपको याद होगा कि इसी प्रोग्राम में जब कहा गया कि जी आवाम का एक समुंदर होगा, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि लॉन्ग मार्च का इक़दाम जो होता है वो आखिरी इक़दाम के तौर पे सामने आता है, वो इब्तिदा में नहीं होता। और अब जो जिस मायूसी की बात की जा रही है, मैंने उसी वक्त कहा था कि लीडरशिप को कभी मायूस नहीं होना चाहिए। लीडरशिप कभी मशरूत अपने एहतजाज को नहीं करती कि जी मुझे फ़लाँ से इजाज़त मिलेगी या फ़लाँ अदारा कहेगा तो हम फिर निकलेंगे। बात यह कि लीडरशिप वही होती है जो अपने फ़ैसलों का इख्तियार अपने पास रखे और उसका हाथ अवाम की नब्ज़ पे हो। इसमें कोई शक नहीं कि उस IMF के मुआहदे के नतीजे में पाकिस्तान के अंदर एक महंगाई का तूफ़ान है। और मुझे आज ये सवाल उठाना है, ये तो तजुर्बाकार है ना जी, मैं यही बात करने लगा हूँ कि बात है कि महंगाई का तूफान है और इनको ये जरूर बताना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह थी कि सब कुछ जानते बूझते हुए जब आपने ये कहा था कि जी हम बरसे इक़्तिदार आके महंगाई मार्च करते हुए, ये लीडरशिप, आज की लीडरशिप का ये बयान था कि हम बरसे इक़्तिदार आके पेट्रोलियम की कीमतों में कमी भी करेंगे, बिजली की कीमतों का सद्देबाब भी करेंगे और लोगों को रिलीफ का बंदोबस्त करेंगे। तो उन्हें ये ज़रूर बताना होगा कि वो जो पंजाबी में कहते हैं ना धक्का किसने देता है, बात है कि ये जो धक्का किसने दिया है, बरसे इक़्तिदार कौन लेके आया है, कोई यहाँ पर मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराया जाता। जो असल चार्जशीट होती है वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप के सामने होती है। और मैं समझता हूँ कि आज तो इस हद तक हमारे प्रोग्राम में इब्तिदा में ही मायूसी पैदा कर दी गई कि इस गवर्नमेंट को टाइम पूरा करने दिया जाएगा। मैं नहीं समझता। बात यह कि इनको प्रेशर लेना पड़ेगा, इनको जवाबदेह होना पड़ेगा, इसलिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और ये पार्टीज ये कहती थी कि जी हम बरसे इक़्तिदार आके पाकिस्तान के मसाइल का असल हल जो है एक फेयर इलेक्शन है, पाकिस्तान के अंदर आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात और ख़ास तौर पर अवाम का मैंडेट नया लेके हम मसाइल का हल पेश कर सकेंगे। तो हमें ये मायूसी तारी नहीं करनी चाहिए। और अगर कोई पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ा रहा है, देखें इसमें मैं बुनियादी तौर पे ज़िम्मेदार समझता हूँ इमरान खान साहब को और उनकी हुकूमत को कि उन्होंने मुआहदा क्यों किया। और जब उन्होंने मुआहदा कर लिया तो वो जो 17% GDP था, GST लगाना था, उसके बाद जो शराइत पेट्रोलियम के वाले से थी, वो जो लेवी 30% करनी थी, वो उसने करने से इनकार कर दिया था। इसलिए उन्हें समझ लग गई थी, उन्होंने निविश्ता दीवार पढ़ लिया था कि हमारा सियासी केस खत्म हो रहा है। तो फिर आपने किस बुनियाद पे, किसकी आशीर्वाद की बुनियाद पे, किसने आपको ये यकीन दहानी करवाई थी? लिहाजा
आपको भी बताना पड़ेगा कि आपको धक्का किसने दिया है। और इस सारी सूरत हाल में जब आवाम महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत की आग में जल रहे हैं, तो जवाबदेही पाकिस्तान के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से होनी चाहिए। इसलिए कि पाकिस्तान के गरीब आवाम और पाकिस्तान के लोगों का दुख, वो कहते हैं कि मेरे से ज्यादा किसी को नहीं पता। गरीब आवाम को रिलीफ दिए बगैर पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। और आखिरी बात, नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब को मुखातब करते हुए कहा करते थे कि शहबाज शरीफ, हुकूमतें देने के लिए होती हैं, लेने के लिए नहीं। तो मैं समझता हूं कि सारे सिनारियों में जब हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत और जमात में असल हैसियत नवाज शरीफ साहब की है, उन्हें कौम को जरूर एतमाद में लेना चाहिए कि वो कहाँ खड़े हैं। ठीक है, लेकिन जैसा कि आपने कहा, आपकी लीडरशिप के बारे में आपने कहा है कि इन्हें बताना चाहिए इन्हें धक्का किसने दिया। ख्वाजा आसिफ एतराफ़ कर चुके हैं, हमें धक्का किसने नहीं दिया, हमने खुद छलांग लगाई है। लेकिन बात आपने की IMF मुआहदे की, डॉक्टर साहब ये ज़रा क्लियर कर दीजिए, ये वो खान साहब वाला मुआहदा है जिसके नताइज अवाम को भुगतने पड़ रहे हैं, या कोई और मामला है जिसकी वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें होशरुबा इजाफा हुआ है? देखिए, अगर हमारे सियासतदान सच बोलने की थोड़ी सी आदत पैदा कर लें तो ये कन्फ्यूजन नहीं होगा कि IMF का माहदा क्या है। देखिए, IMF सिर्फ पाकिस्तान से माहदा नहीं करता, और बड़े कोई 10-15 मुल्क हैं हम जैसे फुकरे जो उनसे मदद लेते हैं, तो उसमें बेसिकली वो रिस्ट्रक्चर करवाते हैं इकोनॉमी को। लिहाजा जब माहदा होता है या जो नेगोशिएशन होती हैं हर इंस्टॉलमेंट मिलने की, उस पर हमेशा उन्होंने इमरान खान से भी ये इसरार किया, वही मुतालबे किए जो इस हुकूमत से मुतालबे हो रहे हैं कि आप सब्सिडीज़ को बंद करेंगे, आप प्राइसेस को हाइक करेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन इमरान ने उस बात को नहीं माना, प्राइसों का रोका या कम किया, जिसकी वजह से उन्हें वो 1 करोड़ रुपया नहीं मिला, $1 नहीं मिला। उन्होंने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। ये आप कह रही हैं ना, खिलाफ वर्जी नहीं है ये माहदे की। देखिए, इस तरह नहीं होता, कोई ऐसा रिटर्न माहदा नहीं होता कि आप ये करेंगे। वो जो माहदा होता है, देखिए माहदा स्टेट्स के दरमियान जो होता है वो बहुत सीरियस चीज़ हुआ करता है, वो बाकायदा आपके एक तरीकाकार है, ये माहदा नहीं होता। अच्छा। ये एक अंडरस्टैंडिंग होती है, ये एक रिस्ट्रक्चरिंग का पैटर्न होता है, और आप एग्री करते हैं कि आपको इन किस्तों में इतने 39 मंथ्स का जो एग्रीमेंट है ना, वो सितंबर में इस साल ख़त्म हो जाएगा IMF का। ये जो इस पर हम इस वक्त बहस कर रहे हैं ना, ये सितंबर 22 में ख़त्म हो रहा है, क्योंकि वो 39 मंथ्स पूरे हो जाएंगे, ये जुलाई 2019 का है ये। अच्छा, तो हुआ ये है कि इमरान खान ने वादा किया होगा, क्योंकि उनकी शर्तें हैं कि ये करेंगे हम आपको पैसा देंगे, तो इमरान ने चूँकि वो बातें नहीं मानी तो उनको $1 बिलियन नहीं मिले। अब ये कहना कि हम मजबूर हैं, इमरान की शर्तों पे ये हमें करना पड़ रहा है, बढ़िया, ये तो बहुत ही इनकलाबी चेंज है पाकिस्तान के अंदर कि हमारे वज़ीर आज़म साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन की बातों पे अमल करते हैं। ये तो बहुत बड़ा इनकलाब है पाकिस्तान में। लेकिन ऐसी बात नहीं है। वजह यह है कि जब नई हुकूमत आती है, जो IMF, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होती हैं, ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं रिटर्न, उनको आप रीनेगोशिएट कर सकते हैं। और जिस तरह पिछली हुकूमत ने, इमरान की हुकूमत ने इनकार किया है, ये भी इनकार कर सकते थे। अच्छा। लेकिन फिर उनको पैसा नहीं मिलना था, जो पैसा ये जिसकी तलाश में है, सितंबर से पहले इनको जो है ये पैसा मिल जाए। इस वक्त इस हुकूमत की इंटरनेशनल लेवल पे इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बात नहीं कर रहा, वहाँ क्या इनका एजेंडा है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक में इनका सिर्फ 2 एजेंडे हैं जी। नंबर 1 कि उनको IMF की किस्त मिल जाए इससे पहले कि IMF का प्रोग्राम ख़त्म हो, जो कि इस साल हो जाएगा। दूसरा ये है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट ना करे इंटरनेशनल लोन पेमेंट के अंदर। बिल्कुल। और उसका मतलब क्या है, उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि हम ये पाबंदियां लगाएंगे, हम ये शर्तें उनकी मानेंगे ताकि हमें पैसा मिल जाए। उसका जो अवाम पे फ़र्क, अवाम पे जो नुकसान हो रहा है, ये बुनियादी कंसिडरेशन इस वक्त नहीं है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब, हमें आज बड़ी उम्मीद थी कि हम ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे। अभी खबर आ रही है कि नहीं निकाला जा रहा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से। मैंने तो आपको पहले कही थी, प्रोग्राम शुरू करने से पूरे हो गए हैं और कारकर्दगी को भी सराहा जा रहा है, फिर क्या वजह है, क्यों नहीं निकाला जा रहा? देखिए, अभी पूरी खबर आएगी तो हमें पता लगेगा, प्री मैच्योर कमेंट ना हो जाए। मेरी असेसमेंट पहले से यही थी। अच्छा। कि पाकिस्तान को निकाला नहीं जाएगा, लेकिन निकालने के लिए एक पाथ पे डाल दिया जाएगा। मसलन उनके थोड़ी सी और चीज़ें चेक करेंगे। वजह इसकी ये है कि ये सिर्फ प्रोफेशनल इशू नहीं है, ये पॉलिटिकल इशू भी है। जिन मुल्कों ने पाकिस्तान को इसमें डलवाया 2018 में,
वही मुल्क जो हैं जो बातें तो बड़ी मोहब्बत की करते हैं आपसे, उनमें से एक मुल्क अमेरिका का नाम ले देता हूँ मैं। अमेरिका, हिंदुस्तान, इंग्लैंड का भी रोल है इसके अंदर, और एक आध मुल्क का और का भी रोल है। 2018 की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए उसमें ये है कि अमेरिका के नए एम्बेसडर ने अब बड़ी पॉजिटिव एक स्टेटमेंट दी है, अभी 2-1 दिन हुए अखबारों में छपी है, और आज के अखबारों में था कि उनका जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का जो स्पोक्स पर्सन उसने भी बड़ी पॉजिटिव बातें की हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें, ये जो मगरबी ममालिक होते हैं, ख़ासकर अमेरिका है, सिर्फ इनकी गुफ्तगू पे, इनके बयान पे नहीं जाना चाहिए, बल्कि इनके एक्चुअल एक्शन को देखना चाहिए। ठीक है। अमेरिका पाकिस्तान को ये समझता है कि वो टेररिज्म को प्रमोट करता रहा है, और आपके 80,000 ज़्यादा लोग शहीद हुए, अमेरिका इसकी कभी बात नहीं करता। लेकिन वो क्या कहता है कि जी आप तो फंडिंग देते हैं, आपके यहाँ वो क्या हक्कानी ग्रुप रहता था, आपके यहाँ ये होता था, आपके यहाँ उसामा बिन लादेन था। तो वजह यह है, इसके पीछे एक पॉलिटिकल एजेंडा भी है। ठीक है। तो इसलिए पाकिस्तान को वो ग्रेजुअली निकाल देंगे, पाकिस्तान को निकाल देंगे। ठीक है। लेकिन जरा कान कून खींच के कुछ रगड़ा लगा के निकाल फिर दिया वो जाएगा, निकाल लेकिन देंगे। इतना आसान नहीं है। बड़ा ज़बरदस्त है कि पाकिस्तान की कारकर्दगी बेहतरीन है, बिल्कुल यही 27 बात शिकें है भी ना। पूरी कर दी हैं, जी। लेकिन अभी चेक करेंगे कि दूध देना है लेकिन मेंगना डाल नहीं नहीं, वो बिल्कुल, उनका ऐसा एक ही है। डेलीगेशन आ रहा है ठीक है, पाकिस्तान, वक्त उनका अब मैं डेलीगेशन रशीद पाकिस्तान साफ़ी आ रहा है। साहब के जानिब बढ़ूंगी मैम। साफ़ी साहब, तमाम तर सूरत हाल आपके सामने है। एक तरफ महंगाई है, अवाम मुश्किल में है, हुकूमत बदल गई है, किरदार बदल चुके हैं, लेकिन आवाम के हालात जूं के तूं हैं। इस तब्दीली का असल मकसद क्या था? मसाइल का हल या सिर्फ तब्दीली? जी, उसूलन तो मसाइल का हल ही होना चाहिए था, लेकिन जिस तरह आपने इब्तदाई जो आपका सवाल था, इब्तदा में आपने जो सवाल बाकी शुरुका के सामने रखा था, मैं उस पर आऊँगा। ख़ान साहब यकीनी तौर पर जो कुछ उन्होंने जो कॉल दी है वो उन्हें देनी चाहिए थी। अपोजिशन का यही किरदार सियासी जो सेटअप होते हैं उसमें यही होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या ख़ान साहब के कॉल के नतीजे में जो एहतजाज रिकॉर्ड होगा, जो यकीनी तौर पर एहतजाज होगा, ख़ान साहब की शख्सियत करिश्मा साज शख्सियत के मालिक है, उनके कॉल पे वोटर और उनके सपोर्टर निकलते हैं। लेकिन इस दफ़ा जो दूसरे अंदाज से उन्होंने यानी सोशल मीडिया पे वो एक स्ट्रांग नैरेटिव, एक स्ट्रांग सेटअप के साथ PTI मौजूद है, और जो स्क्रीनें लगा के ख़ान साहब ने 9-10 बजे का जो टाइम चुना है वो भी इंतहाई दानिशमंदी का मुजाहरा उन्होंने किया है। उनके सपोर्टर और उनके जो हामी होते हैं, ये उनका पसंदीदा वक्त होता है बाहर निकलने के लिए। तो यकीनी तौर पर इस्लामाबाद, पेशावर, कराची, लाहौर समेत तमाम बड़े शहरों में स्क्रीनों के सामने लोग तो पहुंच जाएंगे। लेकिन मैं इत्तेफाक करता हूँ शुरुका ने जो बात की कि इमरान खान साहब ने अपने हामियों को कबल अज़ वक्त थका दिया है। जो मुल्क की सूरत हाल है उसमें बज़ाहिर ये हमें बहुत जल्द किसी सियासी तब्दीली की वो हमें उसके इम्कानात बहुत कम नज़र आते। ये हुकूमत अपना जो वक्त है शायद पूरा कर जाए। अच्छा। और इमरान खान साहब जिस अंदाज से लॉन्ग मार्च के लिए निकले बग़ैर किसी हिकमत अमली के शायद वो निकले थे, इसलिए उन्हें डी चौक से पहले ही नामुराद होकर वापस लौटना पड़ा था। और उस किस्म के एहतजाज के लिए PTI के जो वर्कर है और जो सपोर्टर है शायद मज़ीद बहुत जल्द वो तैयार नहीं होंगे, और इनके जो PTI के MNAs और अरकान पार्लियामेंट है वो भी ये मज़ीद इस बात के मुस्तहिक नहीं होते, क्योंकि अगर उन्होंने गाड़ियाँ भर के लाने होते तो ज़ाहिर है इस पर अखराजात भी आते हैं, इसके इंतज़ामात भी करने पड़ते हैं। और ख़ान साहब की प्लानिंग एहतजाज के हवाले से इस दफ़ा बहुत ही अनऑर्गेनाइज है, और अपनी शख्सियत के बलबूते पे लोग तो उनको देखने के लिए निकल आएंगे जो इतवार की उन्होंने कॉल दी है। लेकिन जो वही सवाल जो आपने कि क्या ये तब्दीली जो पहले इमरान खान साहब ने हमें 3-4 साल तब्दीली की एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया था, उसी तब्दीली के ख़ात्मे के लिए जो पुराने पाकिस्तान का जो मौजूदा वज़ीर ख़ारजा है बिलावल भुट्टो साहब ने जो फ्लोर ऑफ द हाउस जो ऐलान किया था कि वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान, तो ये पुराना पाकिस्तान भी अब नहीं रहा। जो इस तब्दीली के नतीजे में जो हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में इत्तेहादी हुकूमत कायम हुई है, उनकी बस की भी बात नहीं है। जो बात हो रही है इस वक्त IMF के शराइत मानने के लिए तकरीबन तमाम शराइत जो है पाकिस्तान मान चुका है। 30% तक पेट्रोलियम
पेट्रोलियम मसनूआत पे सिर्फ सब्सिडीज़ विड्रॉल हुई है, बिजली की कीमतों में इजाफा इसके अलावा है। तो जाहिर है जब आप महंगाई फ़ील करते हैं और घर घर में महंगाई फ़ील होती है, मुझे फ़ील हो रही है, आपको फ़ील हो रही है, दुकानदार को फ़ील हो रही है, ताजर और काश्तकार और किसान को फ़ील हो रही है, तो फिर जो खान साहब तो क्या कोई भी एहतजाज की कॉल देंगे तो उस पर लब्बैक कहा जाएगा। लेकिन सवाल जो सबसे बड़ा ये है कि खान साहब के साथ इस हालात से निकलने के लिए क्या कुलिया है, उनका क्या फार्मूला है, वो हमें क्या बताएंगे जब इतवार को मुखातिब होंगे कौम और अपने वोटर्स के सामने। तो उनके पास इस जो रोना रो रहे हैं, FATF के तमाम शराइत जो हम पूरी कर चुके हैं 34 की 34, लेकिन जो अभी एक ख़बर आप बता रही थी उसके मज़ीद तफसीलात में मैं नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि हमें कन्फर्म मालूमात इस वक्त हासिल नहीं है। लेकिन जब हम दुनिया की तमाम शराइत भी मान रहे हैं, IMF के शराइत में अपने आवाम को जो महंगाई के एक दलदल में हमने फेंक दिया है और उसके बावजूद IMF के मुतालबात या उनकी तरफ से हमें कोई ज़्यादा रिस्पांस इस वक्त नहीं मिल रहा, तो खान साहब के इस काल के नतीजे में क्या तब्दीली होगी। बिलफ़र्ज़ अव्वल तो मुझे नहीं लगता कि खान साहब के इस काल के नतीजे में हुकूमत प्रेशर में आकर इक़्तिदार से अलग हो जाएगी। अच्छा। ऐसा कभी नहीं होगा, शायद कोई और तरीका हो जाए तो शहबाज शरीफ क़ब्ल अज़ वक्त अपनी इक़्तिदार से अलग हो जाए, लेकिन मुझे बज़ाहिर इसके कोई इम्कानात नज़र नहीं आते। लेकिन बिलफ़र्ज़ अगर खान साहब इक़्तिदार में मुद्दत पूरी करेगी, अब देखना यह है कि खान साहब इतवार वाले दिन आइंदा का लाहे अमल क्या देते हैं। हमें आगे बढ़ना है और बात करनी है पंजाब में जारी बहरान का मंतकी अंजाम क्या होगा। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। पंजाब का बजट पंजाब असम्बली के बजाय ऐवान इकबाल में पेश किया गया। अब बजट तो पेश कर दिया गया है, मंजूर कैसे होगा ये सवाल अपने पैनल के सामने रखूंगे और इसके साथ साथ इस तमाम तर सूरत हाल का जो बजट इजलास में ताख़ीर हुई इसका असल ज़िम्मेदार कौन है ये भी पूछेंगे। या सब आपकी नज़र में बजट इजलास में ताख़ीर क्यों हुई, मामलात इस नहज तक क्यों पहुँचे और चौधरियों की सियासत पर भी थोड़ा कमेंट कीजिएगा, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं। देखिए, ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए जिस तरीके से यहाँ पे है। अब ये ईवान इकबाल में है, सब कुछ है, यहाँ भी चल सकता था, लेकिन कुछ हमारा कुछ वो DNA में प्रॉब्लम है। ये कभी होना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट पे आप हमला कर दें और लाहौरी नाश्ता आपको पंजाब हाउस में खिलाया जाए और लाहौर से आए हुए जत्थे जो वहाँ पंजाब हाउस जो है इस्लामाबाद में करके और आप सुप्रीम कोर्ट पे आप हमला कर दें। नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पे होता है, जो हमारे लीडरों का मिजाज है। और ये जो सारा हंगामा यहाँ भी हुआ है, चौधरी परवेज़ लाई वहाँ पे इजलास कर भी सकते थे, वहाँ पे अपनी बात भी कर सकते थे कि भाई IG और चीफ सेक्रेटरी ने वो आलाकार साबित हुए और उनका कुछ ना कुछ होना चाहिए, वहाँ पे बात हो सकती थी और वहाँ पे हाउस को चला भी सकते थे और जायज़ बातों पे हमारे जो वस्कट वाली सरकार है उसकी सरजनश भी हो सकती थी। मतलब एक आदमी को अपनी जगह दिखाने के लिए बहुत से तरीके होते हैं। अब ये जो हमें जमहूरियत मिली हुई है और जो हम यहाँ पे गलत कहते हैं, मैं माजरत से कह रहा हूँ कि इलेक्शन इसका हल है फलाने सिचुएशन का, इलेक्शन कोई हल नहीं है। ये जैसे आप चला रहे हैं इलेक्शन इस वक्त आप करेंगे उसमें और तफरीक पैदा होगी और वो होगा। और ये जो चीज़ है कि लेजिटिमेसी मिलेगी, मैंडेट मिलेगा, ये जो कर रहे हैं जो 30-30 रुपए बढ़ा के 1, 2, 3, 4, ये तो ऐसे कर रहे हैं जैसे इनके पास 3/4 वो है, पीछे वो हाथ रखे खड़े हैं। यहाँ पे हाथ रखे पीछे खड़े हों तो आपके पास मैंडेट है, असेंबली की सारी सीटें हों और पीछे हाथ रखे ना हों तो इसका मतलब आपका कोई मैंडेट नहीं है। तो मैंडेट इस हुकूमत के पास जो लाए हैं तो वो मैंडेट है इनके पास। अच्छा। वो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे हम पाकिस्तान में डिग्निटी से भी चीज़ें हम कर सकते हैं, प्रोप्राइटी से हम कर सकते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स जो डेमोक्रेसी हमें वहाँ से मिली है, हमने खुद तो ईजाद यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में की नहीं, वो सारा कुछ स्पोकन वर्ड या रिटन वर्ड से करते हैं। वो अंदाज़े बयान ऐसा होता है कि प्राइम मिनिस्टर के पसीने छूट जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर को जवाब नहीं होता, वहां पे कोई मुक्के नहीं लहराता या कोई और ऐसी बात। हाँ, बू करते हैं, चेयर करते हैं, तंजिया गुफ्तगू इंतहा की होती है। अब वो हमने अभी तक वो फन जो है
वो नहीं सीखा। नहीं किया। एक ज़माने में हमारे पार्लियामेंट में बड़ी अच्छी स्पीचेस होती थी, भुट्टो साहब के ज़माने में होती थी, लेकिन उसके बाद बदतदरीज हमारा जो पॉलिटिकल स्टैंडर्ड्स हैं, पॉलिटिकल मेयार जो है वो गिरते गए हैं। अब ये जो यहाँ पे ये सारा कुछ पंजाब में हो रहा है, डिसाइड होगा वो जो इलेक्शन होंगे, बाय इलेक्शन, उसका इंतज़ार करें, उसमें जोर लगाएं, देखें कि हुकूमत वक्त जो है हमजा शहबाज की, वो अपना असर इस्तेमाल करके उस इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस नहीं ठीक करते। है। तो हम असलूब से भी चीज़ें ठीक है, यानी आप कर कह रहे हैं ये सकते मामला बखूबी भी अंजाम पा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सलमान साहब, चौधरियों के बारे में तो मशहूर है, बड़े सीनियर सियासतदान हैं और वज़ादारी है बड़ी इनमें, लेकिन ये मामला इस नहज पर पहुँचे क्यों, और इसके बाद अब ये अंजाम क्या होगा जो सारा एक रायता फैल चुका है? देखिए, ये सवाल आपने उधर भी किया था, मैं इसका जवाब दूंगा, लेकिन ये पार्लिमानी सिस्टम के अंदर जो बजट का अमल है या बजट इजलास जो है, ये सबसे ज़्यादा संजीदगी का हामिल होता है। और माजी की सियासी तारीख में कभी पंजाब असम्बली में ऐसे नहीं हुआ कि बजट इजलास के दौरान बजट ना पेश किया जाता हो। और बजट क्यों कर पेश नहीं किया गया, देखिए जैसे अभी बात की गई है, मैं भी इसकी तईद करता हूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब की मामला फहमी तो यहाँ तक थी कि सेनेट के इंतखाबात में जब बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज आ रही थी और पूरे मुल्क के अंदर एक बाज़ार गर्म था, तो उन्होंने कंसेंसस से यहाँ पर किया। और ये बात दुरुस्त है कि आप जिस तरह के मुतालबात पेश कर रहे थे, इसमें नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया इस असम्बली का। कैसे कि दो मुतालबात थे कि जी IG और चीफ सेक्रेटरी को यहाँ पर बुलाया जाए, उनसे माफ़ी तरफ, देखिए ये मुमकिन ही नहीं था किसी भी हुकूमत के लिए। और फिर वो जो वजारत आला के इंतखाब के असरात हैं, वो अभी तक पंजाब असम्बली के अंदर नुमायाँ हैं। कोई यहाँ पर अपनी शिकस्त तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होता। दूसरा मुतालबा था कि ये लॉन्ग मार्च के दौरान जो अरकान असम्बली के ख़िलाफ़ मुकदमात थे दहशत गर्दी के, गवर्नमेंट ने इस पर एक कदम पीछे रखा। उन्होंने कहा कि हम ये मुकदमात वापस लेने के लिए तैयार हैं। अलबत्ता इन्होंने इस पर ज़िद की और फिर इजलास ऐवान इकबाल में मुंतकिल हो गया। लेकिन मेरा ही एक रिजर्वेशन है कि बात यह कि आखिर किस माइंडसेट की वजह से वो जो हमारी असम्बली थी वो आज़ाद थी, खुद मुख्तार थी, और आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी जो होती है वो ज़िम्मेदारी के साथ मशरूत होती है। फिर आज से 20 साल पहले मैं तो ये समझता हूँ कि जिस ब्यूरोक्रेसी को या अफसरशाही को आप जवाबदेह बनाना चाहते थे, असल तो काम उनका हो गया कि जी अब उस ऑर्डिनेंस के ज़रिए असम्बली भी उनके ताबे चली गई, एक सेक्रेटरी कानून के। और उसके बाद वो जो स्पीकर साहब ने एक इख्तियार लिया था कि जो सिविल और पुलिस अफसरान हैं उनकी सरकोबी भी कर सकेंगे, स्पीकर बड़ा बाख्तियार था। आज चौधरी साहब के वो सारे इख्तियारात जो हैं वो सस्पेंड हो गए हैं। तो बात ये कि इस सारे में से निकला क्या, मेरा ख्याल अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब चाहते तो मामलात बेहतर अंदाज में आगे की तरफ चल सकते थे। अब जहाँ तक चौधरी की आपने सियासत की बात की है, चौधरी साहबान का पाकिस्तानी सियासत में एक रोल रहा है। और मैं हमेशा इस प्रोग्राम में चौधरी शुजात साहब के बारे में ये कहता रहा हूँ कि चौधरी शुजात एक वाहिद आदमी है कि हर नून लीग की लीडरशिप समेत पाकिस्तान की तमाम लीडरशिप उनकी एक टेलीफोन कॉल के फासले पे है। अच्छा। चौधरी शुजात साहब ने एक बात इस्लामाबाद जाके की थी इनकी चीफ मिनिस्टरशिप के हवाले से, और वो उस बात पे खड़े रहे। चौधरी परवेज़ इलाही साहब क्यों कर उससे मुनकर हुए, यहाँ तक मामलात क्यों पहुँचे, ये लम्हा फिक्रिया खुद चौधरी साहबान के हवाले से है कि आखिर क्यों कर उन्होंने उस वादे से इनराफ किया और इस पोजीशन में पहुँचे। देखें, उनका सियासत में एक रोल था और होगा। अलबत्ता उनके ख़ानदान के अंदर जो एक रिफ्ट पैदा हुई है, मैं नहीं समझता कि ये रिफ्ट ज़्यादा देर तक रहेगी, चूँकि घर एक है, घर के गेट एक है, तो लिहाजा ये रिफ्ट भी ज़्यादा देर नहीं नज़र आती। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने पंजाब में लूज़ किया। ठीक है, तो डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे, IG और चीफ सेक्रेटरी को ऐवान में बुलाकर मुआफ़ी मंगवाने का जवाब बनता था कोई? देखिए, ये मसला ये है कि आप किस्से को कहाँ से उठाना चाहते हैं, वो मुख्तलिफ लोग अपने अंदाज से उठाते हैं। आप माफ़ी से उठाएंगे या वो जो चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ, डिस्क्वालीफाई हुए, उसके बाद जो डिस्प्यूट खड़ा हुआ, किस हद तक लेजिटिमेट है चीफ मिनिस्टर का ऑफिस में होना वगैरह वगैरह। तो ये कहानी कहीं से शुरू करें। देखिए, मैं तो बड़ा सिंपल असूली सतह पे अगर गुफ्तगू की जाए ना, इस सारे मामले को 2 अल्फाज में एक्सप्लेन किया जा सकता है। मसला क्या है? अना का मसला है दोनों तरफ, और जो बेअसूली से इक़्तिदार की जंग, अना और इक़्तिदार की बेअसूली की जंग, उसकी वजह से। और ये बहुत ही अफसोसनाक डेवलपमेंट है, क्योंकि सियासतदान की कुव्वत सियासी अदारे हैं
और अब यहाँ आप देख रहे हैं पंजाब में सियासतदानों ने आपस में लड़के उस सियासी अदारे का तख्ता कर दिया है। यानी एक तो ये हुआ है कि रूलिंग पार्टी एक जगह मीट कर रही है जी, अपोजिशन वाले जो असेंबली चैम्बर्स के अंदर मीट कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है, पॉलिटिकल तारीख में पहली दफ़ा हुआ है और नहायत ही अफसोसनाक है, क्योंकि अगर आप इन अदारों को कमज़ोर कर देंगे तो सियासतदान मजबूत नहीं होंगे। देखिए, सियासतदानों की मजबूती ये नहीं है कि उनके पास इक़्तिदार की हर कड़ी है, क्योंकि गवर्नर जो है हमारे यहाँ, अब प्रॉब्लम यह है गवर्नर पहले इंडिपेंडेंट बनाया करते थे, अब गवर्नर जो होता है वो आमतौर पे वो एक ख़ास पार्टी का, रूलिंग पार्टी का एक ख़ास बंदा होता है, वो इशारे पे नाचता है। तो लिहाजा जो गवर्नर साहब ने जो ऑर्डिनेंस इशू किया है वो बहुत ही अफसोसनाक ऑर्डिनेंस है। यानी आप कह रहे हैं ये सब करके सियासतदान खुद अपना ही नुकसान कर रहे हैं, उन्होंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। बिल्कुल। साफी साहब, आप क्या कहेंगे, ये सब कुछ क्यों हुआ है और इस सियासी लड़ाई का अंजाम क्या होगा? देखिए मरियम, पंजाब में सियासी महाजराई जो है कोई नई बात नहीं। जब बड़े मियाँ साहब पंजाब में मसनद नशीन थे तो उस वक्त मियाँ मंजूर भुट्टो साहब उनको तंग करते रहे और मरकज़ में ग़ुलाम इसाक़ खान साहब यहाँ पे बैठे थे, तो ये कोई नई बात नहीं। लेकिन जो बात कही गई कि पंजाब की सियासत में कभी भी हमने नहीं देखा था कि बजट और मनी बिल के जो पेश होने का जो मरहला होता है वो किसी सूबे के लिए पार्लिमानी निज़ाम में सबसे अहम मरहला होता है, उसको रोकना और उसको सबूताज करना, अगर परवेज़ इलाही साहब की नवाज़ फैमिली से या मियाँ फैमिली से अगर कोई मुखासमत है तो उसकी तो समझ आती है, लेकिन पार्लियामेंट के साथ और सूबाई असम्बली के साथ ये सलूक करना किसी तौर गवारा नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि हमजा शहबाज साहब जिस अंदाज से वहाँ पे हुक्मरानी कर रहे हैं, तो उसमें भी अगर ये मैं कहूँ कि उनकी कम फहमी या नातजुर्बाकारी उसमें आड़े आ रही है तो गलत नहीं होगा। देखिए, ये बात कही जाती है, अपोजिशन की बात एक साइड पर रख लेते हैं, जब भी मुस्लिम लीग नून की क़यादत से बात की जाती है तो वो और उनके इत्तेहादियों को एकोमोडेट करने को उनको कहा जाता है तो वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के सिर्फ 7 अरकान हैं तो उन्हें हम क्या दें और कितना दें। लेकिन ये सिर्फ 7 अरकान की बात नहीं होती, चूँकि मुस्लिम लीग नून ने इत्तेहादी हुकूमतें ज़्यादा नहीं चलाई है, बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि बिल्कुल भी नहीं चलाई है तो गलत नहीं होगा, इसलिए उनको इत्तेहादियों को साथ लेने का हुनर नहीं आता। जिस तरह जरदारी साहब ने MQM को कराची में एकोमोडेट किया, हैदराबाद में एकोमोडेट किया, और जिस तरह इत्तेहादियों को लेके वो चल रहे हैं, बाप पार्टी उनके कहने पे आई, आदि मुस्लिम लीग काफ ने अपना तमाम वेट जो है जरदारी की जोली में डाल दिया, तो इस तरह हमजा शहबाज साहब जो है ताहाल अपने इत्तेहादियों को भी एतमाद में लेने में नाकाम रहे हैं। सीनियर वजारत अगर दे दी जाती या पीपल्स पार्टी के बाकी मुतालबात जो माने गए मुतालबात थे, जो मीडिया में जितनी खबरें आई है, अगर उसको पूरा कर दिया जाता तो एक तो उनकी पार्लियामान में कुव्वत मुत्तहिद आप कह रहे हैं कि इत्तेहादियों रहती। को साथ लेकर चलना इतना आसान नहीं है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।